नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी। सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है, जहां हम विस्तार से बात उन खबरों की करते हैं जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में बनी रहती हैं। आज इस हफ्ते की बड़ी और चर्चित खबरों पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों बड़ी ही रोचक हो चली है, जहां एक तरफ यूपी में तमाम गैर भाजपाई दल आपसी तू मैं और सहयोगियों के अलगाव से जूझ रहे हैं, तब भाजपा पूरे दमखम में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। चित्रकूट में भाजपा ने 3 दिन की पाठशाला का आयोजन किया, जिसे प्रशिक्षण वर्ग का नाम दिया गया है। इसे पाठशाला कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 3 दिनों में 2024 के चुनाव का रोड मैप बीजेपी तैयार करेगी। हर बारीकी पर बात होगी, चर्चा होगी। पिछले चुनाव में कहां पर कैसी चूक हुई, आगे पार्टी कैसे काम करेगी, इन तमाम एंगल्स पर भी चर्चा होगी। देखा जाए तो बुंदेलखंड की धरती भाजपा के लिए चुनावी दृष्टि से काफी शुभ रही है। इसीलिए पार्टी ने इसी धरती को 2024 का चुनावी रोड मैप तैयार करने के लिए चुना है। ये 3 दिन बीजेपी के लिए बेहद खास है। इन्हीं 3 दिनों में मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री जनाधार बढ़ाने के लिए मंथन करेंगे और 2024 के लिए रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल बीजेपी के लिए दिल्ली की गद्दी को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। इस प्रशिक्षण शिविर में सरकार और संगठन एक मंच पर संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को प्रभावी बनाने के साथ ही साथ हर लाभार्थी तक पहुंचने की रणनीति तैयार करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में इतिहास रचने के लिए ये बीजेपी की पहली हुंकार है। चित्रकूट के नानाजी सभागार में भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को तिलक लगाया जा रहा है। बाहर अलग अलग क्षेत्र के लिए पंजीकरण स्टॉल्स लगे हैं। ये तस्वीर साफ बताती है कि भाजपा ने अभी से 2024 की तैयारी की शुरुआत कर दी है। चुनाव के लिए भाजपा की ट्रेनिंग शुरू। एक मंच पर सरकार और संगठन। चित्रकूट में बीजेपी का महाचिंतन। 2024 में महाविजय का महाअभियान। दरअसल चित्रकूट में 3 दिन तक भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। 3 दिन तक सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। रविवार को जब इस कार्यक्रम का समापन होगा, तब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मंत्रीगणों को जो है कैबिनेट मंत्री, सबको यहाँ पर बुलाया गया है और इसमें संगठन और सरकार और जो कैसे तालमेल बैठा करके जनता का और बेहतर कैसे काम किया जा सकता है और किन किन विषयों पर जो अभी तक हम लोग वहाँ जहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, उसको फिर से जनता की कौन कौन सी ऐसी और मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा किया जा सकता हो और सरकार और संगठन में कैसे तालमेल हो, कार्यकर्ताओं के और मंत्रियों के साथ या मंत्रियों का संगठन के व्यक्ति के साथ, ये सभी विषयों पर जो है 3 दिन हम इस पर मंथन। 2024 में जब लोकसभा चुनाव होना था, उस वक्त भी भाजपा ने चित्रकूट में प्रदेश कार्य समिति की बैठक की थी। उसके बाद भाजपा गठबंधन को यूपी में 73 सीटों पर जीत मिली थी। अब भाजपा के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं और इस बार लक्ष्य भी बड़ा रखा गया है। शायद यही वजह है कि इस बार भी चित्रकूट को ही प्रशिक्षण वर्ग के लिए चुना गया है। इस प्रशिक्षण वर्ग में पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों को 2024 का एजेंडा सौंपा जा रहा है। धर्मनगरी चित्रकूट में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग शिविर की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण वर्ग शिविर में
पार्टी के पदाधिकारी और सरकार के मंत्री शामिल रहेंगे। पहले दिन भाजपा की कर्म पद्धति, वैचारिक अभिष्ठान, भाजपा का इतिहास और विकास, सरकार की उपलब्धियों पर चिंतन और मंथन हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में आगामी चुनाव योजना पर भी मंथन होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रशिक्षण शिविर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भगवान राम की तपोभूमि पौराणिक चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में भाजपा के कई शीर्ष नेता शामिल हुए हैं, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा के साथ जोड़ा जाए, ताकि 2024 में ऐसा नतीजा सामने आए जो विपक्ष को चारों खाने चित कर दे। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, वैसे वैसे भाजपा के नेताओं का पहुंचना और भी तेज होगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये 2024 का ट्रेनिंग कैंप है, जो बीजेपी के लिए बेहद खास साबित होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद सभी नेता अपने मिशन में जुट जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता सदन है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद भी हैं। जी हाँ, वही अधीर रंजन चौधरी राजनीति के इस वक्त के सबसे चर्चित नाम भी बन गए हैं। चर्चा उनके एक शब्द ने सियासत में बवंडर ला दिया है। अधीर रंजन चौधरी के एक बयान की वजह से दोनों सदनों में जमकर हंगामा मचा। यहाँ तक कि सदन में कामकाज भी ठप पड़ गया। दरअसल कांग्रेस की नेता सदन ने देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया। अधीर रंजन चौधरी की एक गलती ने पूरी कांग्रेस पार्टी की छवि पर एक डेंट का काम तो किया ही है, इसके साथ ही साथ बीजेपी को बैठे बिठाए हमलावर होने का मौका भी दे दिया। राष्ट्रपत्नी टिप्पणी विवाद पर अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से अपने खराब हिंदी के ज्ञान की ढाल के सहारे खुद को बचाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन कोई उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस को अधीर रंजन चौधरी की वजह से बैकफुट पर खेलना हुआ हो। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी के बोल पर हंगामा बरपा है, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। भाजपा के चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे माफी मांग ली है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं, लेकिन इस बार मुश्किल उन्होंने खुद मोल ली है। इस बार अधीर रंजन चौधरी अपने बड़बोलेपन के चलते राष्ट्रपति के ऊपर ही टिप्पणी कर बैठे और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी बयानबाजी के चलते कांग्रेस की छवि पर डेंट तो मारा ही, इसके साथ ही बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का खुला मौका भी दे दिया है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय
कांग्रेस के सियासी धड़े में अपना एक अलग अस्तित्व बना चुके अधीर रंजन चौधरी ने कई बार कांग्रेस के पक्ष को सदन में मजबूती से रखा है और सरकार ने भी अधीर रंजन चौधरी के सदन में बोलने का लोहा भी माना है। पर इस बार अधीर रंजन चौधरी अपने बयानों के चलते जितना लोगों में प्रचलित थे, उतना ही इस बार उनकी एक बयान ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर उनको जमकर ट्रोल करवा दिया। Opposition in the Lok Sabha regarding the Rashtrapati by using a sexist Nirmala Sitharaman, Finance Minister. By using a sexist insult by calling her Rashtrapatni. It is not a slip of the tongue. It was a deliberate sexist insult Other noise should not be recorded. Who comes from a tribal background at this time for the leader of the opposition in the Lok Sabha to call her Rashtrapatni as though in a very, Pati kind of a level has insulted the country's president of India. ये मामला तब हुआ जब देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीता और उसके बाद उन्होंने शपथ ली। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने की भूल कर दी। फिर क्या था? अधीर रंजन की इस गलती पर जनता ने जमकर कांग्रेस से लेकर अधीर रंजन चौधरी की फजीहत की और भाजपा को भी बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और सड़क से लेकर सदन तक अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगने के साथ ही साथ जेल भेजने की भी मांग उठने लगी। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। सोनिया जी sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कांग्रेस को अधीर रंजन चौधरी की वजह से बैकफुट पर खेलना पड़ा हो। इससे पहले भी अधीर रंजन के बोल पर जमकर हंगामा बरपा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी देर आए दुरुस्त आए। भाजपा के चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को किंग मेकर मानने वाले ओम प्रकाश राजभर की भाजपा सपा के बाद बसपा में एंट्री होने ही वाली थी कि बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद ने भी नो एंट्री का सिग्नल ओपी राजभर को दिखा दिया। भाजपा से राहें अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में सपा की साइकिल पर सवार हुए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से मंचों से राजभर और अखिलेश यादव एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी दोस्ती की गहराई का प्रमाण देते थे, उसे देखकर ऐसा लगता था कि अब ये साथ कभी ना टूटेगा और ये हाथ कभी ना छूटेगा। लेकिन लोग ये भूल गए कि ये राजनीति है, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। इसका अफसोस है। नतीजन अब सपा से भी राजभर की राहें अलग हो गई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अपना सेफ पॉइंट लेकर बसपा में एंट्री की जुगत में थे, लेकिन ओपी राजभर की यह भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई और मायावती की भतीजी आकाश आनंद ने सुभाषपा के साथ गठबंधन के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। बसपा की तरफ से हुई नो एंट्री के बाद अब ओम प्रकाश राजभर की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है और तमाम सवाल भी उनको लेकर के खड़े हो रहे हैं। बसपा में जाना राजभर की आखिरी चाल थी? क्या ओम प्रकाश राजभर फिर एक बार भाजपा के साथ जाएंगे या फिर 2017 से पहले की अपने संघर्षों के दिनों में राजभर वापस लौटेंगे? इस पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए।
चुनाव में बीजेपी की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये शब्द है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आए ओपी राजभर ने पूरी सरगर्मी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन बयानबाजी में पीछे नहीं रहे। अपने बेलौस अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर की नैया फिर से मझधार में फंस गई है। विधानसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में सपा गठबंधन की हार के बाद राजभर ने बयानों के तीर का मुंह अखिलेश की तरफ मोड़ दिया। तो ये सब कमियां रही जो तलाक उन्होंने दिया है। वहां सच बात मत बोलिए। प्रदेश में और देश में बड़े पैमाने पर जो राजनीति पनप रही है, जी हजूरी, चमचागिरी, मालिश पालिश, ये राजनीति पनप रही है, वो मेरे बस का नहीं है। पूर्वांचल के बड़े हिस्से पर खास प्रभाव रखने वाले और वोट बैंक की राजनीति कर रहे राजभर की नाव को अब अगले सियासी ठिकाने की तलाश है। राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ नाता टूट चुका है, या फिर उनके ही अंदाज में कहे तो अखिलेश यादव से तलाक हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर जी आस्तीन के साथ थे। ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए प्लांट किया था। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ये हथियार थे भारतीय जनता पार्टी का। इनकी गंदी बयानबाजी से समाजवादी पार्टी हारी। मैं बहुत दिन से ओम प्रकाश राजभर जी को जानता हूँ, बहुत से उनके राज भी जानता हूँ, और मैं जानता था कि ये आरएसएस के इशारे पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव से सियासी रिश्तेदारी खत्म होने के बाद ओम प्रकाश राजभर बहन जी के साथ गठजोड़ की पुरजोर कोशिश में लगे रहे, लेकिन अफसोस राजभर के लिए बसपा ने भी सभी दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे में अब राजभर के पास अपने पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, और भाजपा की तरफ से इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। जब बीजेपी की तरफ से आएंगे तो हम लोग तो स्वागत करने के लिए बहुत दिन से बैठे हुए हैं। हम तो पहले भी, चुनाव से पहले भी कहते थे कि आप विमल गठबंधन कर रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आपके नीतियों का जो है वहाँ पर गला घोट दिया जाएगा। जो अति पिछड़ा, अति दलित का जो मुद्दा लेके जा रहे थे, हमने कहा कि भाई जो काम आप कहते हैं मोदी जी और योगी जी उसको करते हैं। आप विमल गठबंधन कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी की जो नीतियाँ हैं वो भाजपा के नज़दीक है, वो कहीं दूसरे दल में नहीं है। वो गरीबों की बात करते हैं, वो समाज के वंचितों के बारे में बात करते हैं, और मोदी जी और योगी जी इन्हीं के लिए काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अमित शाह की तारीफ करके भाजपा की ओर अपने झुकाव को लेकर इशारा कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर आखिरी वक्त अपने पत्ते खोलने के लिए जाने चाहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर दोबारा भाजपा में वापस आए तो उन्हें न सिर्फ विरोधियों के सवालों के जवाब देने होंगे, बल्कि भाजपा को भी मजबूत गठजोड़ बरकरार रखने का भरोसा दिलाना होगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे कुछ नई और बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।